नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है संतोष देवी की और ये कहानी है ऐसे घूस कांड की जिसने भी वो घूस ली उसने अपनी जान से हाथ धोया। ऐसी कहानी है संतोष देवी की। ये कहानी है गोरखपुर की। कहानी की शुरुआत करते हैं हम गोरखपुर से। गोरखपुर के पास एक गांव था जिसमें एक संतोष नाम की 24-25 वर्षीय लड़की रहा करती थी। वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, गरीब थी। और कुछ दिनों बाद में उसकी शादी उसी गांव के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है मनीष कुमार। मनीष भी एक गरीब परिवार से ही ताल्लुक़ रखता था, लेकिन दोनों की शादी होने के बाद उनका जीवन एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जीवन यापन करने लगे। लेकिन दोनों थे ही गरीब परिवार से। कुछ समय बीतता है तो उसका जो गांव में काम था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मनीष को इस बात की चिंता सताने लगती है कि मेरा काम कम हो रहा है, तो मुझे क्यों ना शहर जा कर के काम करना चाहिए और जिससे मैं अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। इसी के चलते मनीष वहां से कुछ दिनों बाद में बम्बई के लिए काम करने के लिए निकल जाता है। बम्बई में पहुंचकर वो काम की तलाश करता है और जल्द ही उसको एक कारखाने में काम करने के लिए जगह मिल जाती है। वो कारखाने में सुबह काम पे जाता था, शाम को लौट आता था और यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। जब उसको लगातार 2-3 महीने काम करते होते तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के अपने गांव अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ जाया करता था और फिर पत्नी से मिलने के बाद में कुछ दिन गांव में रहकर वो वापस अपने काम पे लौट जाया करते थे। मुंबई में जाके उस कारखाने में काम करता रहा। अब उसको काम करते करीब 3 साल हो गए थे। उनकी शादी को भी 3 साल करीब बीत चुके थे। संतोष देवी और मनी की शादी को 3 साल हो जाने के बाद उनकी जिंदगी करवट बदलने लगती है और एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। कुछ दिनों बाद में बम्बई से एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि बम्बई में जो मनीष कुमार है, जो संतोष देवी का पति थे, वो काम करा करता था, उसको एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है। जब ये खबर उस संतोष कुमारी तक पहुंचती है तो वो बहुत ही परेशान और दुखी होती है। पहले ही गरीबी में दिन बिता रही संतोष पे ये खबर एक आग की तरह काम करती है, पूरी तरह से उसको तोड़ कर रख देती है। मनीष की मौत की खबर सभी को बेचैन कर देती है। उसके घर वाले और उसके ससुराल वाले सभी को बहुत ही परेशान करती है। और कुछ दिनों बाद वो अपनी मायके चली जाती है, लेकिन मायके रहने के कुछ दिन बाद में उसकी माँ बाप जो होते हैं, उसके भैया भाभी उसको वापस उसकी ससुराल भेज देते हैं और ससुराल वाले भी उससे अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमारा ही खर्चा नहीं चलता है, हम तुम्हारा खर्चा कैसे चलाएंगे। अब संतोष का साथ देने वाला कोई नहीं था। अब सिर्फ उसको अपने पति की यादों के साथ और उसके हिस्से में आया हुआ घर, जो टूटा फूटा घर था, वो ही था उसके रहने का सहारा। संतोष अब परेशान रहने लगती है क्योंकि उसका साथ किसी ने भी देने से इनकार कर दिया था और उसी के चलते वो परेशान रहती है। वो सोचती है कि कुछ काम धंधा किया जाए जिससे कुछ कमा के लाए और पेट भर के वो रह सके, लेकिन उसको काफ़ी घूम फिरने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती है और वो परेशान होकर थक हार के अपने घर में बैठ जाती है। एक दिन अचानक उसका एक परिचित उससे मिलने आता है और वो कहता है कि कुछ सरकारी योजनाएं चली हुई है जिनके चलते है आपकी कुछ मदद हो सकती है। आप एक राशन कार्ड बनवा लीजिए जिससे आपको खाने के लिए अनाज और एक नरेगा कार्ड बनवा लीजिए जिससे कि नरेगा के तहत आपको कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जिससे आपका घर खर्चा चलता रहेगा। और एक विधवा पेंशन का भी वो सुझाव देता है कि विधवा पेंशन के चलते आपको जो भी कुछ पैसों की मदद भी मिल जाएगी। जिसके चलते वो सोचती है कि क्यों ना मैं गांव के प्रधान से मिलकर अपना राशन कार्ड, विधवा पेंशन और महानरेगा में अपना कार्ड बनवा लिया जाए। जिसके चलते वो संतोष देवी चली जाती है गांव के प्रधान के पास और गांव के प्रधान से कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे पति एक्सपायर हो गए, बम्बई में काम किया करते थे और मेरे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे ये राशन कार्ड और विधवा पेंशन और नरेगा कार्ड चाहिए। ये सब बातें जब
गांव का प्रधान सुनता है। संतोष देवी के पास कोई चारा ना होते हुए वो प्रधान की शर्त मान लेती है और उसके साथ एक रात बिरात बिताती है। अपने काम के बदले अपनी इज्जत का सौदा करने वाली संतोष देवी प्रधान के आगे नतमस्तक हो जाती है, और जिसके चलते प्रधान वो सब हरकतें उसके साथ करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और वो एक सिफारिश लेटर लिखता है सचिव के लिए और कहता है कि संतोष देवी का राशन कार्ड वगैरह बनवा दिया जाए। काम थोड़ा सा आगे बढ़ता है। गांव का प्रधान जब ये बातें सुनता है कि उसका पति मर चुका है और वो परेशान है, तो उसकी मजबूरी का कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है। वो कहता है कि मैं आपके सारे काम करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और जब वो शर्त सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। संतोष देवी से कहता है कि सारा काम करवाने की एवज़ में आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, जिसके चलते वो वहाँ से खड़ी होती है और खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। आपने इसी काम के लेकर सरकारी अफसरों के चक्कर काटना चालू करती है, एक के बाद एक ऑफिस में जाती है। लेकिन जब उसे पता लगता है और वो कहते हैं कि आपका ये काम सिर्फ आपके गांव के प्रधान ही करवा सकते हैं, जिसके चलते और लौट करके वापस उसी प्रधान के पास पहुंच जाती है जिसने उसके सामने एक अजीब शर्त रखी थी। और संतोष देवी जो एक पीड़ित महिला थी, विधवा महिला थी, वो उस सिफारिश लेटर को लेकर सेक्रेटरी के पास जाती है। लेकिन सेक्रेटरी को इस बात का पता चल जाता है कि उसने प्रधान को रिश्वत में क्या दिया है, और उसको ये भी मालूम लग जाता है कि इसके पास देने के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं है। तो वह संतोष देवी के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर आप जो रिश्वत प्रधान को दे के आई हो वही रिश्वत अगर मुझे दो तो मैं आपका काम आगे करने के लिए तैयार हूँ। संतोष देवी मजबूर लाचार क्या करती, भूखी मरती। इसके चलते उसने ये शर्त भी मान ली और सेक्रेटरी के साथ भी एक रात गुजारती है। उसके बाद उसकी फ़ाइल आगे बढ़ती है और एक के बाद एक अफसरों के पास उसकी फ़ाइल जाती रहती है, लेकिन सभी रिश्वतखोर निकले और सभी की डिमांड एक ही थी और उसके पास देने के लिए कुछ और था भी नहीं, जिसके चलते वो जिस्म का सौदा करती हुई और अपनी फ़ाइलों को आगे बढ़ाती रहती है। लगातार 3 महीने तक वो फाइलें एक दूसरे ऑफिस से चक्कर काटती है। ऐसे ही संतोष देवी भी चक्कर काटती है। इन 3 महीनों में संतोष देवी 13 लोगों के संपर्क में आती है और 13 लोगों से वो शारीरिक संबंध बनाती है और उसका काम हो जाता है। आखिरकार उसको राशन कार्ड, विधवा पेंशन और नरेगा कार्ड मिल जाता है और कुछ दिनों बाद में संतोष देवी बीमार पड़ जाती है। गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से वो दवाइयाँ लेती रहती है और काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। फिर वो शहर के एक बड़े अस्पताल में जाती है और जहाँ जाकर एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसकी ब्लड की जांच करते हैं और जांच करने के बाद डॉक्टर देखता है तो वो भी सन्न रह जाता है। वो संतोष देवी की ब्लड रिपोर्ट में बताता है कि आपको HIV पॉजिटिव है, आपको एक ऐसा रोग हो गया जिसे एड्स कहते हैं और इसका इलाज नहीं है। संतोष देवी जब ये बात सुनती है तो डॉक्टर से उस बीमारी की विस्तृत जानकारी मांगने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि ये बीमारी उसको कैसे लगी और कैसे लग सकती है और इस बीमारी से क्या होता है। जब डॉक्टर उसको खुल के ये बात बताता है कि शारीरिक संबंध एक से ज़्यादा व्यक्तियों से बनाने से ये उसको बीमारी लगी है, ये बीमारी लाइलाज है जिसका कोई इलाज ही नहीं है और इसका इलाज सिर्फ मृत्यु है, मौत है। ये बीमारी की घटना जब एक के बाद एक को पता लगती है, जैसे गांव के प्रधान को पता लगती है, तो प्रधान की ज़मीन पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचता है कि शायद ऐसा नहीं है, तो वो भी डॉक्टर के पास जाता है, अपनी HIV की जांच करवाता है। जांच में वो भी पॉजिटिव तो पाता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी होता है जिसने उससे रिश्वत ली थी, जो ग्राम सेक्रेटरी सचिव बोलते हैं, उसके बाद वो भी अपनी जांच करवाता है, वो भी पॉजिटिव पाता है। उसके बाद 13 लोग जो इस संतोष देवी के संपर्क में आए थे, जिन्होंने संतोष देवी से रिश्वत ली थी और रिश्वत के में उसकी इज्जत का सौदा किया था, वो सभी एड्स संक्रमित पाए जाते हैं। उसके बाद जो भी संतोष देवी के संपर्क में आया वो भी HIV पॉजिटिव पाया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा रिश्वत कांड, जिससे एड्स कांड भी कहा गया। और इस तरह से किसी लाचार मजबूर औरत को अपनी हवस का शिकार बनाना उनके लिए मौत की फांस बन गई, गले की फांस बन गई, जिससे उनकी बदनामी भी हुई और वो ऐसी बीमारी को लगा चुके थे जिसका कोई इलाज नहीं था। इसलिए किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।